हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? ऑल गुड। तो बच्चों, हम लोगों ने हेलो अल्केन हेलो एरीन चैप्टर में केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो अल्केन स्टार्ट कर दिया है। और उसमें मैंने आप लोगों को जो लास्ट वीडियो बताया था वो एलिमिनेशन रिएक्शन का था। तो मीन्स एलिमिनेशन रिएक्शन मैंने स्टार्ट कर दी है और उसमें मैंने इवन रिएक्शन जो है उसका रिएक्शन मैकेनिज़्म विद एग्जाम्पल आप लोग को बता दिया है। तो आज मैं आप लोग को बताऊंगी E2 रिएक्शन। E2 मीन्स बाय मॉलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, इसकी प्रॉपर्टीज़ और थोड़ा सा जस्ट इंट्रोडक्शन बताऊंगी E1 CV का, जो कि इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है आप लोग के बोर्ड एग्ज़ाम और कंपटीशन में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबसे पहले तीनों रिएक्शन को कंपेयर करके बता देती हूँ कि व्हाट इज़ E1, E2 एंड E1 CV। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। एलिमिनेशन रिएक्शन में सबसे पहले मैं आप लोग को E1 रिएक्शन बता देती हूँ कि E1 में क्या होता है। E1 इज़ अ यूनिमॉलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोग को बता ही दिया है। जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लीज़ मैं यहाँ पर आई बटन में उसका लिंक सेंड कर दूँगी, तो आप उसको देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ देखिए आप लोग, एक एग्जाम्पल से मैं आप लोग को बताती हूँ। ये है हमारा एल्किल हैलाइड। E1 में सबसे पहले जो एलिमिनेशन होता है वो हैलोजन का होता है हैलाइड फॉर्म में, और फॉर्मेशन होती है बच्चों कार्बोकैटायन की। तो यहाँ से हैलोजन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लेके कार्बन का, और अपना तो जाएगा ही जाएगा, कार्बन का भी एक इलेक्ट्रॉन लेकर जाता है, इसलिए इसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। तो ये फॉर्म हो गया है हमारा कार्बोकैटायन। एंड देन नेक्स्ट स्टेप में जो बेस होता है वो बेस यहाँ पर इस हाइड्रोजन के पास आता है, और इस हाइड्रोजन को प्रोटॉन के फॉर्म में, मीन्स ये अपना एक इलेक्ट्रॉन जब इसको दे देगा तो ये प्रोटॉन बन जाएगा, और ये प्रोटॉन इस जो हमारा बेस है उसके साथ BH फॉर्म कर लेगा। मीन्स यहाँ पर ये हमारा जो H+ है वो रिमूव हो रहा है इससे, और फॉर्मेशन कर रहा है बच्चों एल्कीन की। तो ये था हमारा E1। तो E1 में हमने क्या देखा बच्चों कि सबसे पहले हमारा हैलोजन हैलाइड फॉर्म में एलिमिनेट हुआ है, एंड देन जो हाइड्रोजन है वो प्रोटॉन के फॉर्म में एलिमिनेट हुआ और फॉर्मेशन हुई है एल्कीन की। अब हम लोग यहाँ पे E2 को देखते हैं। तो E2 में क्या होता है, तो E2 का भी मैं एक एग्जाम्पल इससे रिलेटेड ले लेती हूँ। यही वाला, यही एल्किल हैलाइड मैं यहाँ पर भी ले रही हूँ। यहाँ पर याद रखना बच्चों कि हम यहाँ पे वीक बेस यूज़ करते हैं। जो हमारा बेस होता है वो काफ़ी वीक होता है। ये सारा एक्सप्लेनेशन मैंने आप लोगों को इसके पहले वाली वीडियो में बता दिया है, तो वो आप उससे देख लेंगे। यहाँ पर E2 की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पर जो बेस होता है वो हमारा होता है स्ट्रॉन्ग बेस। और स्ट्रॉन्ग बेस है तो क्या होता है कि जैसे ही ये हैलोजन हैलाइड फॉर्म में निकलता है, ऑन द सेम टाइम साइमल्टेनियसली ये जो हमारा हाइड्रोजन है वो भी प्रोटॉन के फॉर्म में निकल जाता है। मतलब एक ही बारी हमारी हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों ही बाहर निकल जाते हैं और फॉर्मेशन हो जाती है किसकी? अल्कीन की। तो अभी मैं इसका मैकेनिज़्म आप लोग को बताऊँगी बच्चों। इसके बाद जो थर्ड टाइप है वो है हमारा E1 CV कॉन्जुगेट बेस। इसमें क्या होता है, तो इसमें बच्चों क्या होगा कि इसका यही वाला एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ फिर से अगेन। तो यहाँ पर आप लोग देखें कि ये जो एल्किल हैलाइड है E1 CV में सबसे पहले ठीक ऑपोजिट जाएंगे। सबसे पहले हमारा यहाँ पर प्रोटॉन जो है वो एलिमिनेट होगा और फॉर्मेशन हो जाएगी। अगर प्रोटॉन निकल रहा है बच्चों, अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन देकर निकल रहा है बाहर, तो कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का क्या किया है? एक्सेप्ट किया है, गेन कर लिया है। तो अभी यहाँ पर कार्बो एनायन की फॉर्मेशन हो जाती है। और अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में जो हैलोजन है वो इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन लेके
बाहर निकल जाएगा। तो ये आ गया हमारा हैलाइड फॉर्म, बाहर निकल गया। अब यहाँ से ये बाहर निकला, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो वो क्या करेगा कि एक तो इसका खुद का इलेक्ट्रॉन और एक जो इसने किससे लिया है, हाइड्रोजन, उसको यूज़ करके यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेगा लाइक दिस। ये कुछ इस तरह से, ये तो मीन्स तीनों में अल्कीन की फॉर्मेशन हो रही है, लेकिन उसकी मैकेनिज्म, उसका जो वे है वो अलग हो गया। इसमें आप लोग देख रहे हो E1 में कि सबसे पहले हैलाइड बाहर निकला एंड देन प्रोटॉन, और इसमें आप लोग देख रहे हो E2 में कि जो हमारा हाइड्रोजन और हेलोजन है दोनों ही एक साथ ही निकल गए हैं। और अगर हम E1CV की बात करें तो इसमें ठीक ऑपोजिट, इसमें सबसे पहले हमारा प्रोटॉन बाहर निकला और उसके बाद हमारा जो हेलोजन है वो हैलाइड के फॉर्म में बाहर निकला, तब फॉर्म हुआ है हमारा अल्कीन। तो आप लोग तीनों में देख रहे हैं E1, E2 और E1CV में क्या डिफरेंस है। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे बच्चों वो है E2 रिएक्शन का मैकेनिज्म। तो सबसे पहले आप लोग इसको नोट कर लो, फिर मैं आप लोग को E2 के कुछ की पॉइंट्स बताती हूँ और उसका मैकेनिज्म बताती हूँ। ओके, तो बच्चों अब मैं आप लोग को बताऊँगी E2 रिएक्शन मैकेनिज्म। तो आप लोग हेडिंग लगा लो, E2 रिएक्शन, या इसको हम बोलते हैं बाय मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। तो बाय मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन इसको क्यों बोलते हैं वो मैं अभी बताती हूँ। पहले एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं इसका, E2 का CH3CHBr ओके। अभी इसको मैं थोड़ा इस तरह से लिख देती हूँ, CH2H, ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग इसको। और यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं बच्चों स्ट्रॉन्ग बेस, तो एक स्ट्रॉन्ग बेस हम यूज़ करेंगे। और यहाँ पर जो हमारा दिस इज़ अल्फ़ा कार्बन एंड दिस इज़ बीटा एंड दिस इज़ ऑल्सो बीटा, तो कहीं एक किसी एक जो बीटा कार्बन है उसका बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट हो सकता है, यहाँ से भी जा सकता है, यहाँ से भी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ठीक है, मैं ये वाला कर रही हूँ एलिमिनेट। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और जो हेलोजन है वो दोनों ही अलग अलग हो गए हैं, दोनों ही एलिमिनेट हो चुके हैं और फॉर्मेशन हो चुकी है अल्कीन की। दिस इज प्रोप-1-इन या प्रोपीन। ओके, तो ये है हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन जिसमें सैचुरेटेड कंपाउंड किस में आ गया है बच्चों, अनसैचुरेटेड कंपाउंड में चेंज हुआ है। अब क्योंकि हम E2 की बात करें तो E2 के लिए सबसे पहले आपको दिस इज़, अगर मैं इसका मैकेनिज्म बोलूँ कि अगर मैं इसकी मैकेनिज्म बता रही हूँ तो ये एक सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है इसका, सिंगल स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म। इसके बाद इसको बायोमॉलिक्यूलर क्यों बोलते हैं, तो बायोमॉलिक्यूलर इसलिए बोलते हैं क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रेट ऑफ रिएक्शन दोनों पर डिपेंड कर रही है। किस दोनों पर, तो हमारा जो सबस्ट्रेट है उसकी कंसंट्रेशन एंड जो स्ट्रॉन्ग बेस है उसकी कंसंट्रेशन। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट हमारा यहाँ पर क्या है, एल्काइल हैलाइड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसका क्या मतलब है कि अगर मैं हम लोग ने इसकी कंसंट्रेशन को डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाएगी। अगर दोनों को हमने डबल कर दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम डबल हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद इसमें एक और मैं चीज़ बता दूं कि कोई कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं होता है, तो नो कार्बोकैटायन फॉर्म
और इसके अलावा इसमें एक और चीज़ हम लोग ने क्या देखनी है कि एक तो कार्बोकैटायन किसी तरह का कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है, तो नो एनी रीअरेंजमेंट पॉसिबल। तो किसी तरह का कोई रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है E2 में। और इसके अलावा जो हमारा बेस होगा बच्चों, तो वो कैसा होना चाहिए, वो एक स्ट्रॉन्ग बेस ही होना चाहिए। अब स्ट्रॉन्ग बेस में आप क्या क्या देख सकते हैं, लाइक अल्कोहलिक KOH, या फिर मैं बोलूँ अल्कोहलिक NaOH, या मैं बोलूँ एल्कोक्सी, मीथॉक्सी, या फिर इथॉक्सी, सोडियम NaNH2 ले लें हम, ये भी बहुत अच्छा बेस है, या टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल ले लें। ओके, तो ये सारे जो हमारे स्ट्रॉन्ग बेस हैं उनको हमको यूज़ करना है। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं, याद रखना है कि इसकी जो रिएक्शन मैकेनिज्म सिंगल स्टेप, मतलब रिएक्शन जो है वो सिंगल स्टेप में ओवर होगी, और रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एंड कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, इन दोनों पर डिपेंड करता है। इसलिए हम लोग इसको बायमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। किसी तरह का कोई कार्बोकैटायन इसमें फॉर्म नहीं होता है और किसी तरह का कोई रीअरेंजमेंट यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, बेस हमको कैसा लेना है, तो बेस हमारा कैसा होना चाहिए बच्चों, मस्ट बी स्ट्रॉन्ग बेस लाइक अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक NaOH, एल्कोक्सी, मिथॉक्सी, इथॉक्सी, NaNH2 सोडियम एमाइड, और इसके बाद टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल। इस तरह के बेसिस को हम यूज़ कर सकते हैं। किसकी बात हो रही है बच्चों, E2 की। तो E2 में ये सारा काफ़ी ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर एक स्टेट आती है, ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है E2 में। याद रखना है कि एक TS मीन्स ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है, जो कि E1 में नहीं होती है। अब ये ट्रांजिशन स्टेट जितनी ज़्यादा स्टेबल होगी, उतना ही ज़्यादा हमारा जो है वो E2 रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन होगा। अब ये स्टेबल कब होगी बच्चों, तो TS या ट्रांजिशन स्टेट तभी स्टेबल होगी जब ज़्यादा क्राउड हो। ज़्यादा क्राउड मतलब ज़्यादा एल्काइल ग्रुप उसमें लगे हुए हों। मीन्स अगर हम बात करें कि हमारे पास टर्शरी एल्किल हैलाइड है या टर्शरी हमको मिल रहा है कोई भी अल्कोहल एल्कीन, तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि उसमें मोर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप होंगे। तो टर्शरी जो हमारा ट्रांजिशन स्टेट है वो कब स्टेबल होगा, टर्शरी में, इसके बाद सेकेंडरी एंड इसके बाद 1 डिग्री। तो हमारा जो इसका ऑर्डर है, E2 का जो ऑर्डर है, कहाँ लिख दूँ मैं, यहाँ लिख देती हूँ। E2 का जो ऑर्डर आएगा बच्चों वो भी हमारा यही होगा, सबसे ज़्यादा 3 डिग्री एंड 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। ये आप लोगों को याद रखना है। ये मैंने शायद लास्ट क्लास में आप लोग को बताया भी था कि SN1, SN2 और E1 और E2 का जो ऑर्डर है वो आपको कैसे याद रखना। अगर नहीं तो मैं अभी बता दूंगी फिर से, क्योंकि कंपटीशन वगैरह के लिए बहुत ज़रूरी है, ये ऑर्डर वगैरह पूछता है। तो E2 का ये ऑर्डर जो आ रहा है कि 3 डिग्री में सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री 1 डिग्री क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आती है एक ट्रांजिशन स्टेट, जो कि मैं अभी आप लोग को मैकेनिज्म में बताऊंगी कि क्या होती है ट्रांजिशन स्टेट। जैसे कि SN2 में आई थी एक ट्रांजिशन स्टेट, है ना, तो बिल्कुल वैसे ही E2 में भी आएगी। और ये स्टेबल कब होगी, जब मोर नंबर मतलब क्राउडिंग ज़्यादा हो, जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे उतना ही ट्रांजिशन स्टेट हमारा स्टेबल होगा, और जितना ज़्यादा हमारा ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होगा उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन E2 का होगा, मतलब उतना ही ज़्यादा वो E2 को फॉलो करेगा कोई भी केमिकल रिएक्शन। ओके,
तो ये ऑर्डर बन रहा है हमारा किसका, E2 का, कि E2 सबसे ज़्यादा किस में होगा 3 डिग्री एंड देन 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। तो आप इसको नोट करो, फिर मैं आपको E2 का मैकेनिज्म बताती हूँ। तो अब मैं इसकी आप लोगों को मैकेनिज्म बता देती हूँ, E2 की मैकेनिज्म। इसमें एक पॉइंट और लिख लेना बच्चों कि इसमें जो हमारा सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट हमारा होता है पोलर एप्रोटिक। अब एप्रोटिक क्यों होता है, एप्रोटिक इसलिए होता है ताकि जो हमारा बेस है वो फ्रीली जाके हाइड्रोजन प्लस को मीन्स प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे, तो उसको हम फ्री छोड़ते हैं, इसलिए हमारा यहाँ पे एप्रोटिक होता है, पोलर एप्रोटिक। क्योंकि दोनों चीज़ें तो एक साथ निकल रही है। यहाँ पर क्या है, हमारा जो बेस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो वो वेट थोड़ी ना करता है कि पहले जो है हैलाइड बाहर निकलेगा, कार्बोकैटायन फॉर्म होगा एंड देन मैं जाऊँगा और उसके बाद फिर मैं प्रोटॉन को एक्सेप्ट करूँगा। नहीं, यहाँ पे साइमल्टेनियसली हो रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा सॉल्वेंट हमने लेना है वो पोलर एप्रोटिक लेना है, पोलर प्रोटिक लेने की नीड नहीं है। यहाँ पर प्रोटॉन का कोई रोल प्ले नहीं है। ओके, तो पोलर क्यों लेने, तो सबको पता है कि भाई वो दो डिफरेंट चार्ज के बीच का जो फोर्स है उसको कम करेगा, तो पोलर लेना है लेकिन एप्रोटिक लेना है। तो ये भी आप नोट कर लो उसमें। चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका मैकेनिज्म। तो सिंगल स्टेप मैकेनिज्म में इसी वाले एग्जाम्पल को मैं लेती हूँ बच्चों। CH2CH3 को मैं इस तरह से लिख रही हूँ। ओके, तो ये अल्फ़ा एंड ये बीटा लिखा हुआ है। अब मैंने एक ले लिया है स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस को मैं कुछ इस तरह से दिखाती हूँ। चलिए, ये है एक स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये क्या करेगा, तो सबसे पहले तो जो हमारा ये Br है और ये जो हमारा बीटा पोजीशन का हाइड्रोजन है, ये दोनों ही निकलना स्टार्ट होगा। एक ट्रांजिशन स्टेट आएगी कि ये यहाँ से निकल रहा है, ये यहाँ से एलिमिनेट हो रहा है, उसके बाद ये जो हमारा बेस है वो इसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। फिर मैंने ये भी बताया था आप लोगों को लास्ट लेक्चर में कि इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होते हैं और 1 पाई बॉन्ड फॉर्म होता है, वो आप लोग यहाँ पर देखोगे। तो देखो क्या होता है ट्रांजिशन स्टेट में, क्या क्या होना स्टार्ट होता है। स्ट्रॉन्ग बेस जैसे ही हेलोअल्केन पे अटैक करता है तो एलिमिनेशन कैसे होता है, यहाँ पे याद रखना है हीट 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो देखिए आप लोग यहाँ पे CH3CH, अब ये बॉन्ड जो है कार्बन और हेलोजन का वो ब्रेक होना स्टार्ट हो चुका है और इस H को मैं यहाँ लिख देती हूँ। चलिए, और इसके बाद जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है बच्चों, ये तो है ही, यहाँ पर जैसे ही ये जा रहा है नेगेटिव फॉर्म में, ये यहाँ पर एक बॉन्ड फॉर्म होना स्टार्ट हुआ और इसके बाद ये जो एक बॉन्ड था बीटा हाइड्रोजन का, ये यहाँ पर ब्रेक होना स्टार्ट हुआ और जो हमारा ये बेस है, ये जो बेस है उसके साथ एक बॉन्ड जो है ये H का फॉर्म होना स्टार्ट हो गया है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिवली। दिस इज ट्रांजिशन स्टेट, ये है हमारी ट्रांजिशन स्टेट। अब इस स्टेट में हम क्या देख रहे हैं बच्चों कि जो हमारा कार्बन हेलोजन बॉन्ड है वो ब्रेक होना स्टार्ट हुआ है। ऑन द सेम टाइम कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का भी जो बॉन्ड है वो ब्रेक होना स्टार्ट हुआ है और फिर उसी समय जो बेस है हमारा वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करना स्टार्ट हुआ है। अब ऐसा हुआ है तो यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में भी एक पाई बॉन्ड फॉर्म होना स्टार्ट हुआ है। इसके बाद ये रिएक्शन काफ़ी फास्ट हो जाएगी और बहुत ही जल्दी, क्योंकि ये सारा एक ही स्टेप में हो रहा है, ठीक है। तो वेरी फास्ट क्या हो जाएगा हमारा जो दिस इज ट्रांजिशन स्टेट, इसको हम यहाँ पर ये भी बोलेंगे एंटी एलिमिनेशन हो रहा है। अभी मैं बताऊँगी कि व्हाट इज़ एंटी एलिमिनेशन, ये मैं अभी बताऊँगी। और ये बेबी एल्कीन फॉर्म हो रहा है, दिस इज़ बेबी एल्कीन, क्योंकि एल्कीन फॉर्म होना स्टार्ट हुआ है तो इसको हम एल्कीन नहीं बोलेंगे, हम यहाँ पर बोलेंगे इसको बेबी एल्कीन। तो ये बेबी एल्कीन की स्टेज है
कौन सी स्टेज? ट्रांजिशन स्टेट। इसमें हम बोल रहे हैं यहाँ पर कौन सा एलिमिनेशन हो रहा है? तो एंटाई एलिमिनेशन हो रहा है। एंटाई एलिमिनेशन क्यों मिल रहा है? क्योंकि ऑपोजिट, जहाँ से ये जो हमारा हेलोजन बाहर निकल रहा है, ठीक उसके ऑपोजिट साइड से ये जो हमारा बीटा हाइड्रोजन है वो एलिमिनेट होगा, सेम साइड से नहीं होगा। अभी मैं इसको अच्छे से एग्जाम्पल से प्रूफ करके आप लोग को बताऊंगी, ठीक है। पहले क्या क्या बन रहा है उसको हम बना ले, पका ले, है ना। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज प्रोपीन। प्रोपीन फॉर्म हुआ, मीन्स एल्कीन बन गया है। और इसके अलावा जो चीज़ें बन रही है वो मैं उसको नीचे लिख रही हूँ बच्चों, HB। और इसके अलावा हमारा जो हेलोजन है Br वो हैलाइड फॉर्म में बाहर निकल रहा है। तो ये है E2 की रिएक्शन मैकेनिज्म। आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से जो हमारा एक हालो अल्केन है, दिस इज 2 ब्रोमो प्रोपेन। इसकी रिएक्शन जब स्ट्रॉन्ग बेस के साथ 60 डिग्री सेल्सियस पे की जाती है तो एक ट्रांजिशन स्टेट मिलता है हम लोग को। ये बहुत ही कम समय के लिए, कुछ फ्यू सेकंड्स या फ्यू मिनट्स के लिए ही होता है। और इस स्टेट में हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो ओल्ड बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा है और न्यू बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो इस कंडीशन में हम देख रहे हैं कि जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड है उसका, उनके बीच की जो बॉन्डिंग है वो ब्रेक होना स्टार्ट हो गई है। कार्बन हाइड्रोजन के भी बीच की बॉन्ड जो है वो ब्रेक होना स्टार्ट हुई और वहीं पर 2 बॉन्ड बनने स्टार्ट हुए। एक हमारा ये कार्बन कार्बन के बीच पाई बॉन्ड फॉर्म होना स्टार्ट हुआ और वहीं पर जो हमारा बेस था, स्ट्रॉन्ग बेस था, वो H+ के साथ, मीन्स प्रोटॉन के साथ बॉन्ड फॉर्म करना स्टार्ट किया। तो ये देखो यहाँ पर HB एंड Br जो है वो निकल गया इसका एक इलेक्ट्रॉन लेकर ये, और वहीं पर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया और इसके साथ चला गया H+ के फॉर्म में। ये लेके गया है तो नेगेटिव हो जाएगा और वो दे के गया है तो H+, ओके। और यहाँ पर बन गया है हमारा प्रोपीन। अभी मैंने इसको बताया बेबी एल्कीन स्टेट है ये, तो बेबी एल्कीन है क्योंकि अभी एल्कीन ये बना नहीं है, बनना स्टार्ट हुआ है। दिख रहा है कि एल्कीन बनेगा क्योंकि ये भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा और ये बॉन्ड फॉर्म होगा, मीन्स हमको एल्कीन मिलेगा। तो इस स्टेट को हम बेबी एल्कीन भी बोलते हैं। एंटाई एलिमिनेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो बीटा हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होता है वो ठीक ऑपोजिट होता है। जहाँ से हमारा जो हेलोजन है वो बाहर निकलेगा, ठीक उसके बैक साइड से, ऑपोजिट साइड से जो बीटा हाइड्रोजन है वो एलिमिनेट होगा, सेम साइड से नहीं होता, इसलिए हम इसको एंटाई एलिमिनेशन भी बोलते हैं। अब इसको मैं समझाती हूँ, पहले आप इसको नोट करो फिर मैं बताती हूँ। तो बच्चों अभी मैं आप लोग को बताती हूँ कि एंटाई एलिमिनेशन इसको क्यों बोलते हैं, एंटाई एलिमिनेशन यहाँ पर क्यों हो रहा है। तो देखो मैं एक एग्जाम्पल समझाती हूँ। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा कार्बन टेट्रावेलेंट होता है उसकी जो 2 वैलेंसी, अगर हम 3D में बात करें तो उसकी एक वैलेंसी आपके तरफ होती है, ठीक है, वेज, और एक जो होती है वो पीछे की तरफ डैश होती है, जिसको हम लोग कुछ इस तरह से दिखाते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर दिखाऊँ H और ये दिस इज डैश और ये हो गया मेरा वेज, ठीक है। तो ये वाला जो है वो आपकी तरफ ऐसे आ रहा है और ये वाला जो हाइड्रोजन है, मतलब जो Cl है वो आप लोग की तरफ आ रहा है और जो हाइड्रोजन है वो बिल्कुल आपके ऑपोजिट साइड है। बाकी ये जो है वो 2 प्लेन पे है, तो प्लेन के तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक जो आपकी तरफ आ रहा है और जो पीछे की तरफ जा रहा है उसको आपको इमेजिनरी फॉर्म में फील करना होगा, ठीक है, क्योंकि वैसे ही हमको यहाँ पे समझना है। जैसे यहाँ पर देखो कि ये कार्बन है और इसके साथ यहाँ डैश पे लगा हुआ है Br और वेज पे लगा हुआ है हाइड्रोजन और यहाँ पर डैश में लगा हुआ है CH3 और वेज में लगा हुआ है हाइड्रोजन
और यहाँ पर देखिए कि डैश में लगा हुआ है हाइड्रोजन और वेज में लगा हुआ है CH3। ये एक कंपाउंड है बच्चों, ठीक है। तो भाई यहाँ पर है हमारा हेलोजन, तो ये वाला कार्बन हमारा कौन सा हो जाएगा, अल्फ़ा, और ये वाला कौन सा हो जाएगा, बीटा। तो इसके बगल वाला भी तो बीटा हो गया। अभी हम लोग को देखना है कि कौन सा हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा, क्योंकि होना क्या है, एंटाई एलिमिनेशन। जिस साइड पे जो हमारा हेलोजन बाहर निकलेगा वहाँ से बेस कभी भी हाइड्रोजन को नहीं ले जा पाएगा, क्योंकि Br भी हमारा नेगेटिव है, और जो बेस हमारा आएगा स्ट्रॉन्ग बेस वो भी क्या होगा, वो भी तो न्यूक्लियोफाइल ही है ना। ये बेस जो आएगा, सपोज ये भी तो नेगेटिव है, तो दो नेगेटिव चार्ज अगर सेम साइड में जा रहा है, यहाँ से इसके बगल में एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर हमारा Br नेगेटिव है और यहाँ हाइड्रोजन, और बेस आएगा, यहाँ से बेस आ रहा है, इसी साइड से आ रहा है, ठीक है, इसको ले जाने के लिए। तो यहाँ पर ये नेगेटिव उस नेगेटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, मतलब एक फाइट होना है। अब मैं बोलूँ कि यहाँ पर इस साइड में सामने आपकी तरफ, ये तो आपकी तरफ नहीं है क्योंकि ये डैश है, तो पीछे की तरफ Br है, ठीक है। और कहाँ पीछे की तरफ है, ये है, ये दोनों पीछे की तरफ है, और Br पीछे की तरफ आएगा। तो सबसे पहले उसको बेस जो है अगर पीछे की तरफ से आएगा तो सबसे पहले उसको Br नेगेटिव को क्या करना होगा, रिपेल करना होगा, पूरा धक्का देना होगा, तब जाके वो पकड़कर इस H+ को लेकर आएगा। लेकिन अगर उसको ऑपोजिट साइड में, जैसे यहाँ पर ये उसको धोखा देके पीछे से वो अटैक करके अगर वो इस वाले हाइड्रोजन को ले जाता है तो बहुत इजीली उसको H+ मिल जाएगा, कोई रिपल्सन, कोई फाइटिंग नहीं होगी, कोई अनस्टेबिलिटी नहीं होगी। तो इसीलिए यहाँ पे एंटी एलिमिनेशन होता है, क्योंकि दोनों के ऊपर चार्जेस क्या आते हैं, हैलाइड जो बन रहा है वो भी नेगेटिवली चार्ज है, और जो आपका बेस है वो भी नेगेटिवली चार्ज, तो ये भी एज अ न्यूक्लियोफाइल ही वर्क कर रहा है, ये भी न्यूक्लियोफाइल, तो दो सेम चार्ज में क्या होगा, रिपल्सन, इसलिए एंटी एलिमिनेशन होगा। वो जिस साइड में Br है और उसी साइड में अगर हाइड्रोजन है तो उस वाले बीटा हाइड्रोजन को वो एलिमिनेट नहीं करेगा। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे ये डैश पे है, यहाँ पे क्या बेंच पे, अब ये क्या दूसरे साइड पे चला गया, ये हमारे तरफ है, ये पीछे की तरफ है। अब ये बेस इसके साथ तुरंत ही बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, और यहाँ पे जो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है वो इस BH के साथ इजीली बाहर निकल गया, और जो कंपाउंड फॉर्म हुआ वो हमारा ये होगा, यहाँ से निकला है बच्चों, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये बन गया, एक CH3 था यहाँ पे और एक CH3 यहाँ था, ठीक है, ये कंपाउंड बना। लेकिन अगर ये कंपाउंड आप बना रहे हो, ये कंपाउंड आप बना रहे हो मीन्स आप ये वाले हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर रहे हो जो कि उसी साइड पर है, उसी साइड पर देखो ये भी हमारा कहाँ डैश पे, ये भी डैश पे आ रहा है, और आपने ये वाला कंपाउंड फॉर्म कर दिया, तो ये आपका रॉन्ग आंसर होगा, बिकॉज दिस इज राइट आंसर। तो क्यों होता है उसका रीज़न मैंने बता दिया, ड्यू टू रिपल्सन, ठीक है। तो बेस उसी वाले हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा, उसी के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा जो कि हैलाइड से या हेलोजन से क्या हो, एंटाई पोजीशन पे हो या ऑपोजिट साइड हो, ठीक है। एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं बच्चों, ये वाला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। यहाँ पे अगर मैं CH3 ना भी लगाऊं तो आपको समझ में आना चाहिए बॉन्ड लाइन से कि ये CH3 है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग बेस, चलो मैं अल्कोहलिक KOH ले लेती हूँ, तो यहाँ पर आप क्या बनाओगे, चलो इसको मैं डैश पे कर देती हूँ, ठीक है, और ये हो गया अपना बेंच पे, और ये हमारा एक डैश पे है और एक अपना ये बेंच पे है, डैश पे। चलो मैं CH3 लिख ही देती हूँ, कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, और इसको मैं CH3 एंड यहाँ पे मैं H और यहाँ पे CH3,
तो ये हो गया अपना अल्फ़ा, बीटा एंड बीटा, ठीक है। इस तरह का अगर कोई कंपाउंड आता है तो आगे क्या फॉर्म होगा, तो आप देखोगे भाई यहाँ पर तो कोई भी हाइड्रोजन है ही नहीं और यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, तो आप फटाक से ये कंपाउंड फॉर्म कर दोगे, ये वाला कंपाउंड फॉर्म कर दोगे। ये है आपका एक CH3 और यहाँ पर आपके 2 CH3 हैं और एक CH3 यहाँ, ये कर दो। तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं है भाई। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने क्या बोला, ऑपोजिट साइड वाला ही होगा, एंटाई एलिमिनेशन होता है, कभी भी सिन नहीं होता। तो आप देख रहे हो कि ये भी डैश में है और ये भी डैश में, मतलब दोनों सेम साइड पे। तो ये बेस इस H+ को एलिमिनेट नहीं कर पाएगा और यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं होगी, नो एनी रिएक्शन, नो रिएक्शन, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी, ओके। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों, कहाँ ले लेती हूँ, चलो मैं यहाँ पे बता देती हूँ जल्दी से। CH3 Br H and CH3 and CH3, ओके। और यहाँ पर मैंने ले लिया है अल्कोहलिक KOH। क्या होगा यहाँ पे? आपकी 2 पॉसिबिलिटी बन रही है, आप ये भी बना सकते हो, यहाँ से निकला तो आपने ये बना दिया, और अगर यहाँ से निकला हाइड्रोजन तो आप ये बना दोगे, ये है ना। बाकी CH3 मैं भी नहीं दिखा रही हूँ, ये चीज़ें बन जाएंगी। ऐसा ही कुछ करने वाले हैं? ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये रिएक्शन नहीं होगी भाई, ये रिएक्शन नहीं होने वाली है, नो रिएक्शन। क्योंकि यहाँ तो बीटा हाइड्रोजन ही नहीं है, बीटा कार्बन अवेलेबल है, लेकिन क्या इस बीटा कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन है? नहीं है, नो एनी बीटा हाइड्रोजन। तो अगर बीटा हाइड्रोजन नहीं है तो बीटा एलिमिनेशन कहाँ से होगा? कोई एलिमिनेशन नहीं होगा, एंटाई एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन या E2 एलिमिनेशन कुछ भी नहीं होने वाला है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि कभी भी एलिमिनेशन रिएक्शन आप करा रहे हो तो बीटा हाइड्रोजन होना बहुत ज़रूरी है, ओके। तो ये एग्जाम्पल्स आप नोट कर लो, क्योंकि ये नीट और JEE में काफ़ी ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल होंगे, ओके। तो नोट करिए इसको। तो बच्चों अब मैं आप लोग को बताऊंगी E1 E2 हमारा फिनिश हो गया। E1 CV का भी मैंने आप लोग को बता ही दिया कि E1 CV में कुछ नहीं है, सिर्फ उसमें सबसे पहले प्रोटॉन मतलब H+ एलिमिनेट होता है, एंड देन उसके बाद होता है उसमें हैलाइड, मीन्स क्लोराइड, ब्रोमाइड कुछ भी, और एल्कीन की फॉर्मेशन होती है। अब मैं आप लोग को बताने वाली हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेटजेफ रूल की। व्हाट इज सेटजेफ रूल? सेटजेफ क्या है, सेटजेफ प्रोडक्ट क्या है, हॉफमैन प्रोडक्ट क्या है। और उससे पहले एक ट्रिक बता देती हूँ कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो SN1 का हो या E1 का हो या E2 का, इसका जो ऑर्डर चल रहा है बच्चों वो तीनों का सेम है, 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। तो ये आप लोग थोड़ा सा कहीं नोट कर लो, सभी में 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। सिर्फ हमारा जो SN2 का है ना वही बस ऑपोजिट जाता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। इसको आप नोट कर लो, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों को जो पढ़ना है वो है सेटजेफ रूल। तो सेटजेफ रूल क्या होता है इसको मैं बताती हूँ। आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ। और सेटजेफ रूल क्या है इसको समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल से इसको बताती हूँ कि क्या होता है सेटजेफ प्रोडक्ट और हॉफमैन प्रोडक्ट, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं बच्चों, CH3 CH2 CH Br and CH3। तो दिस इज 2 ब्रोमो ब्यूटेन
तो दिस इज़ 2-ब्रोमोब्यूटेन। इस एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे सेटजेफ प्रोडक्ट को या सेटजेफ रूल को। ओके, तो थोड़ा सा मैं पहले मार्कर चेंज कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर एक वीक बेस ही इस्तेमाल कर लेती हूँ बच्चों, जैसे मैं मेथनॉल यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर इवन फॉलो होगा। सबसे पहले क्या होगा कि जो हमारा Br है वो हैलाइड के फॉर्म में अलग हो जाएगा और कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाएगी। कार्बोकैटायन क्या बना अपना, CH3 CH2 CH एंड CH3। तो ये फॉर्म हो गया है कार्बोकैटायन। अब इसके पास दो पॉसिबिलिटी आ रही है, सेटजेफ रूल यहीं पर आएगा। दो पॉसिबिलिटी क्या आ रही है कि ये तो अपना हो गया बच्चों अल्फ़ा और ये हो गया अपना बीटा और ये हो गया अपना बीटा। तो भाई दो बीटा कार्बन है तो दोनों के पास हाइड्रोजन भी है। तो ये जो हमारा बेस है, जो हमारा बेस है वो चक्कर में पड़ जाएगा कि मैं इस वाली बीटा हाइड्रोजन को एलिमिनेट करूं या फिर इस वाली बीटा हाइड्रोजन को एलिमिनेट करूं, तो वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसके लिए सेटजेफ रूल क्या बोलता है कि अल्कीन जो है वो वाला ज़्यादा या मेजर क्वांटिटी में बनेगा जिसके दोनों तरफ ज़्यादा मोर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप हो। मतलब जितना ज़्यादा क्राउड होगा एल्काइल ग्रुप का, जितना ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स उसके दोनों तरफ होंगे, वो वाला अल्कीन ज़्यादा स्टेबल होगा और ज़्यादा स्टेबल होगा तो वही बनेगा मेजर अमाउंट में। और जो नेक्स्ट बनेगा, जो पॉसिबिलिटी आ रही है कि भाई यहाँ से भी निकल सकता है, यहाँ से भी, जो दूसरा होगा उसमें हमारी क्वांटिटी कम हो जाएगी क्योंकि उसमें मोर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप नहीं होंगे, किसके, डबली बॉन्डेड कार्बन के दोनों ओर। तो चलो हम लोग देखते हैं इस वाले एग्जाम्पल से, इस वाले कार्बोकैटायन की जो दो पॉसिबिलिटी बन रही है जिसमें हम लोग को दो डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेंगे। एक मिलेगा हमारा सेटजेफ प्रोडक्ट एंड दूसरा मिलेगा हॉफमैन। तो उसको दिखाती हूँ मैं आप लोग को। थोड़ा मैं यहाँ से ही लिखती हूँ, CH3 CH2 CH एंड CH3। तो ये दो पॉसिबिलिटीज़ की आ रही है। चलो यहाँ पे ले लिया हमने अल्कोहल, तो बेस है हमारा ये 60 डिग्री या 80 डिग्री, इस तरह से टेम्परेचर होगा यहाँ पे 60 डिग्री सेल्सियस या फिर 80 डिग्री ये। तो अभी पहली बारी बेस जो है वो इस वाली बीटा के पास गया और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना अपना, यहाँ से देखो हाइड्रोजन गया, तो हाइड्रोजन गया तो CH डबल बॉन्ड CH CH3, एक प्रोडक्ट अपना ये बन गया। और नेक्स्ट जो प्रोडक्ट जिसमें बीटा कार्बन ये है बच्चों, तो यहाँ से जाएगा तो ये बन जाएगा अपना CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये बना है बच्चों अपना ब्यूट 2ईन और ये वाला बना है ब्यूट 1ईन। तो आप लोग इसको देखते ही समझ गए होंगे कि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ मोर क्राउडिंग या मोर एल्काइल ग्रुप हमारा इस वाले में आ रहा है, A वाले में आ रहा है, और जो B वाला है उसमें उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं आएगी। ये हम लोग कैसे बता सकते हैं, अल्फ़ा हाइड्रोजन। यहाँ पर देखो अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हैं, 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन है और यहाँ पर कितना है, ओनली 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो वैसे ही हमको समझ में आ रहा है, नो बॉन्ड रेजोनेंस आपने पढ़ा ही है GOC में कि जितने ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। तो ये हमारा काफ़ी स्टेबल होगा और जो स्टेबल होगा वही तो होगा हमारा सेटजेफ प्रोडक्ट, जो कि बनेगा हमारा मेजर अमाउंट में 80%। और ये हो जाएगा बच्चों अपना हॉफमैन प्रोडक्ट, जो कि बनेगा 20%। तो दिस इज सेटजेफ रूल कि भाई अल्कीन के पास दो ऑप्शन है। जो हमारा कार्बोकैटायन है, अल्कीन दो तरह से बन सकता है। कैसे कैसे, कार्बोकैटायन हमारा अगर इस वाले हाइड्रोजन को एलिमिनेट करता है तो हमको सेटजेफ प्रोडक्ट मिलता है, और इस वाले बीटा वाले हाइड्रोजन को एलिमिनेट करता है तो हॉफमैन। अब उसमें से मोर कौन रहेगा, तो मेजर अमाउंट में सेटजेफ, क्योंकि ये हमारा स्टेबल है, ये हमारा मोर स्टेबल है
दिस इज मोर स्टेबल, ये 80% मतलब मेजर क्वांटिटी बनेगा, और ये हमारा मोर स्टेबल है, और ये अपना लेस स्टेबल है। तो जो भी चीज़ें ज़्यादा स्टेबल होती है वो हमेशा ही मेजर क्वांटिटी बनती है, आप लोग को पता है। तो ये हो गया हमारा सेटजेफ रूल। और सेटजेफ प्रोडक्ट और हॉफमैन प्रोडक्ट क्या होते हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोग खुद से भी सॉल्व करके पता लगा सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता देती हूँ कि जब भी हम स्ट्रॉन्ग बेस लें या हम कोई वीक बेस ले रहे हो, तब हमारा ऑलवेज सेटजेफ प्रोडक्ट ही मोर स्टेबल होगा और मोर क्वांटिटी में बनेगा, मेजर अमाउंट में बनेगा। लेकिन अगर हमने यहाँ पर जो बेस है वो बहुत क्राउडिंग वाला बेस ले लिया, सपोज मैंने ले लिया है यहाँ पे टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल ले लिया है, तो यहाँ पर देखो क्राउडिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा सा ग्रुप है ये। और ये अगर एक बड़ा सा ग्रुप यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर इसको मिल रहा है हाइड्रोजन अवेलेबल, अब यहाँ पर इसको आना है अंदर, तो ये इतना बड़ा जो ग्रुप है ना वो इतने अंदर आके इस वाले हाइड्रोजन को नहीं पकड़ पाएगा। और अगर यहाँ वाले हाइड्रोजन को वो पकड़ नहीं पाएगा, उसके साथ बॉन्ड फॉर्म नहीं कर पाएगा, मतलब सेटजेफ प्रोडक्ट मेजर क्वांटिटी में नहीं बनेगा। तो जब हम बेस यूज़ करेंगे इस तरह का काफ़ी क्राउडिंग वाला, मतलब जिसमें काफ़ी स्टेरिक हिंड्रेंस है, इस तरह का अगर हम कोई बेस, काफ़ी बड़े बड़े बेस हम अगर यूज़ कर रहे हैं एलिमिनेशन में, तो जो अभी हमारा ये जो फंडा चल रहा है कि सेटजेफ ऑलवेज 80% ही बनेगा, वो नहीं होगा। ठीक है, तो जब हम इस बेस को यूज़ करेंगे तो आप समझिए कि ये हमारा 18 to 20% हो जाएगा, और जो हॉफमैन प्रोडक्ट है वो हमारा 80 में चला जाएगा। रीज़न मैंने क्या बताया कि इतना बड़ा जो बेस है वो अंदर घुस ही नहीं पाएगा, अंदर जा ही नहीं पाएगा, उसको जो मिलेगा हाइड्रोजन बाहर की तरफ वो उसको ही लेकर फटाफट से अल्कीन बनाना स्टार्ट कर देगा। तो ये वाले बेस से मेजर क्वांटिटी में बन जाएगा हॉफमैन और माइनर में बनेगा सेटजेफ। क्यों, वो मैंने बता दिया। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लो। तो बच्चों एलिमिनेशन रिएक्शन हम लोग का ओवर हो चुका है। सेटजेफ रूल, टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शंस की प्रॉपर्टीज़, मैकेनिज्म हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो अभी हमारा हेलोअल्केन का जो ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ था एलिमिनेशंस ओवर। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगी रिएक्शन विद मेटल। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।